नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज अमर शहीद भगत सिंह को याद करने वाले हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भगत सिंह के बारे में लगातार चर्चा होती रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व ही है जिसका नाम भगत सिंह है कि कुछ लोग तो ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जिस तरह से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दे दी जाए और उन्हें शहीद का टाइटल दे दिया जाए। हालांकि अगर हम लोग देखें भगत सिंह को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगत सिंह ने एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित किया जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके चाहे लोकतांत्रिक विचार हों, चाहे उनके कम्युनिस्ट विचारधारा हो, उनकी चाहे सोशलिस्ट हो, उन्होंने लगभग सभी विचारधाराओं पर कार्य किया। समय समय पर वो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े और अंततः अगर किसी विचारधारा ने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया अंततः, तो वो सोशलिस्ट विचारधारा थी। लेनिन को वो बहुत पढ़ा करते थे। उनकी बुक रेवोल्यूशनरी लेनिन वो अपने अंतिम समय में भी पढ़ रहे थे। हालांकि भगत सिंह को शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग एक सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर भगत सिंह को पढ़ेंगे, तो इतना ज़रूर आप लोग मैनेज करिएगा कि कहीं ना कहीं भावना प्रधान जो भगत सिंह हैं, जो हमारे रगों में दौड़ रहे हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क पर हैं, कहीं ना कहीं हमको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, क्योंकि देश की आज़ादी का मामला है जिसमें भगत सिंह ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और बहुत कुछ अपने पीछे हम लोग को दे गए। भगत सिंह ने अपने 23 वर्ष के जीवन में, जिसको मैं 123 वर्ष का जीवन भी कहूँ तो शायद कम होगा, उन्होंने अपने इस 23 वर्ष के जीवन में लगभग 46 से ज़्यादा किताबें लिखी, पत्र लिखे, लेटर्स लिखे, निबंध लिखे और लगभग 500 के आसपास उन्होंने किताबें पढ़ी। अगर हम काकोरी कांड को एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सैंडर्स की हत्याकांड को एग्जाम्पल के तौर पर देखें, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंकने की उनकी युक्ति को या उनके आइडिया को हम देखें, तो कहीं पर भी भगत सिंह इस बात को लेकर हम नहीं कह सकते कि ये भगत सिंह का अपना विचार था। उन्होंने पढ़ पढ़ के, जैसे विधानसभा में बम फेंकना, ये उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से सीखा। सैंडर्स की हत्या और उसके आसपास का जो घटनाक्रम था वो उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन से सीखा, जो 1917 में हुई, जिसे लेनिन ने लीड किया। तो कहने का मतलब कि उन्होंने सीखा बहुत। इन्हीं सब घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो इस समय स्लाइड है उसमें भगत सिंह, उनके पिता, माता, उनके कॉलेज का विवरण दिया गया है। यहाँ पर उनके कुछ बेसिक्स को यहाँ पर दिखाया गया है। बंगा गांव में, जिला लायलपुर, पाकिस्तान, लाहौर में उनका जन्म हुआ था।
1919 में जलियांवाला बाग में वो गए, और इस घटनाक्रम को हम लोग क्रम से लेकर चलेंगे। इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन उन सबसे पहले आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं उपलब्ध करा दूं, जिससे न केवल आप अपने भविष्य बल्कि अपने सपने को भी साकार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी ने एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट आपके लिए लाया है, जिसे हम कह रहे हैं अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप UCSC। इसको आपको अच्छे से इसका प्रचार प्रसार करना है, इसमें आपको भी शामिल होना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया फॉर UPSC प्रीलिम्स 2021। 13 जून को ये एग्ज़ाम है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे और सधे हुए प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। 10 से 12 इसकी टाइमिंग है। जिस तरह से UPSC 2 घंटे का GS का एग्ज़ाम लेता है, जो टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 50 रैंकर्स हैं, उनको गाइडेंस मिलेगा UPSC CSE मेंटर्स से। बिल्कुल याद रखिए कि एनरोलमेंट एकदम फ्री है। अटेम्प्ट करेंगे आप लोग लाइव टेस्ट को। 3 करोड़ प्राइस का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आइए आपको मेंटर्स से परिचय करा दें। मेंटर्स के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अभिषेक जी, शताब्दी जी, दुर्गा जी, रमेश जी, कृष्णा जी, विपिन जी, राकेश वर्मा जी। तो ये सब आपको मेंटर करेंगे। ये आपके मेंटर्स हैं जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे 13 जून को जो परीक्षा होगी। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो 25% से 100% तक होगी। आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। फिजिकल नोट्स भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगा अगर आपकी रैंक अच्छी रहती है। इसके साथ साथ आप मैकबुक जीत सकते हैं, जिसमें अनअकैडमी के जो लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, उनका आप बहुत अच्छे से प्यार से मज़ा उठा सकते हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। iPad आप जीत सकते हैं, iPhone आप जीत सकते हैं, एयरपॉड्स आप जीत सकते हैं, लेकिन ये आप जीतेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर बुद्धिमत्ता का मतलब है कि टेस्ट में आप जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर आपको परिणाम आएगा। इसी के पैरेलल अनअकैडमी आपको पता है कि एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन लेकर चल रहा है 1 ईयर का और 2 ईयर का। इसका एक्सटेंशन जो है प्रीलिम्स टिल प्रीलिम्स 2022 एंड टिल प्रीलिम्स 2023। 1 ईयर 2 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मई में एंड नहीं होगा, वो प्रीलिम्स तक जाएगा। इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अनु IAS लाइव, और इसके थ्रू आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन के समय। इस बात की अनअकैडमी आपको गारंटी देता है कि सब्सक्रिप्शन जो 1 ईयर का है वो टिल जुलाई 2022 तक, और 2 साल का जो है वो जुलाई 2023 तक चलेगा। और ये जो ऑफ़र है ये सभी GS आइकॉनिक कॉम्बो ऑप्शनल सब में, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं सब में अप्लाई होगा। अनअकैडमी आपके सपने को पूरा करने के लिए तत्पर है। इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपके लिए लाया है कि आपके सपने में कहीं भी रुकावट ना आए। तो सपने में रुकावट ना आए, इसके लिए बेहद आवश्यक है कि आप सब्सक्रिप्शन का लाभ बेहतर ढंग से ले सकें। तो लोन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, और लोन अगर आप लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। लोग MBA वगैरह के लिए भी लोन लेते हैं, या मान लीजिए अदर
थिंग्स के लिए भी लोन लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। और गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, है ना। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी बिल्कुल कोई भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, केवल 2 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, नाम मात्र का पेपर वर्क है, भाई वो तो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है बस उतना ही पेपर वर्क है। और टेन्योर भी इसका फ्लेक्सिबल है, जिसको हम मंथ के हिसाब से 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहते हैं, 1 साल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट है। अनअकैडमी कॉम्बैट, ये तो वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बैट है। कंपीट क्रैक एंड कॉन्कर इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। फ्री रजिस्ट्रेशन, कॉम्बैट अवेलेबल हिंदी इंग्लिश, लाइव फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन जो ऐप है। विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 4 CR, 4 करोड़ तक के आप पूल प्राइज इसमें जीत सकते हैं। हर संडे को 11 AM पर ये होती है। एनरोल एकदम फ्री है, बस अगर आप एकदम नए बच्चे हैं तो अगर आप अनअकैडमी ऐप के थ्रू जाते हैं तो आपको अनु IAS लाइव के थ्रू कोड आपको इस्तेमाल करना है। आप इजीली कॉम्बैट में और अनअकैडमी ऐप में एंटर हो जाएंगे, तो इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। अगर इसमें आपकी 1 से 3 तक रैंक आती है तो प्लस सब्सक्रिप्शन GS का आपको 1 ईयर का दिया जाता है। 4 से 10 रैंक रहती है तो 75% का आपको स्कॉलरशिप है। अगर आपकी रैंक 11 से 50 तो 50%, 51 से 500 तक 25% तक की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है अनअकैडमी एवरी संडे। सोचिए कितने बच्चे इसका लाभ उठा रहे होंगे। आप पीछे हैं तो क्यों पीछे हो बेटा। 2 जून से 2021-22-23 के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बेहतरीन जो फिनिक्स बैच है ये आपका कंटिन्यू रन कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखकर। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। जो 1 ईयर के UPSC CSE के बैचेस हैं अनअकैडमी के, वो आपके रन कर रहे हैं 2 जून से। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम्स कम मेंस, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, NCERT एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ी बात कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाता है, आपको आपके लिए जो बेनिफिट वाली हो। अगर आप प्योर हिंदी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप बाइलिंगुअल आपको समझ में आता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप प्योर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन बैचेज़ में इंग्लिश वाले बैचेज़ में टोटल 100% इंग्लिश चलता है, हिंदी वाले बैचेज़ में 100% हिंदी चलता है, और बाइलिंगुअल वाले में हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलता है ना। तो नोट्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ाते समय हिंदी, है ना, तो वो बाइलिंगुअल बड़े अच्छे से। 2 साल का ये वाला बैच है, ये भी 2 जून से स्टार्ट है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो NCERT बैचेस जो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको, ये आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छे से कंक्रीट करता है, और ये आपका बाइलिंगुअल और इंग्लिश ये बैच चल रहा है। इसमें आपका फाउंडेशन मजबूत होता है, और लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स द्वारा लगातार आपको दी जाती हैं, और चुटकी बजाते आपका जो NCERT का कह सकते हैं ना कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ता कोई नहीं। जब इन बैचेस को आप देखेंगे तो आप कब पढ़ लेंगे फिर आपको ये भी पता नहीं चलेगा, इतने इंटरेस्टिंग बैच। और प्लस की अगर हम बात करें तो फी डिटेल यहाँ पर दी गई है, लेकिन अगर आप 2500 रुपये पर मंथ देकर ज्वाइन करना चाहें तो ईजिली आप ज्वाइन कर सकते हैं 36 मंथ्स के लिए, 2500 पर मंथ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप 24 और 12 मंथ्स में भी डील कर सकते हैं। आइकॉनिक में जाते हैं तो आइकॉनिक की फ़ी डिटेल यहाँ पर है, और अगर आप पर मंथ जुड़ते हैं तो 36 मंथ्स के लिए आपको केवल पे करना है 4271 पर मंथ ओनली, और 24 और 12 मंथ्स के भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कॉम्बो प्लान लेते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्लान भी है। इसमें आप केवल 2806 पर मंथ पे करके आप GS और ऑप्शनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इस टाइप के जो
ऑप्शनल होते हैं उनको आप ऑप्ट करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आई होंगी। इनमें से कोई भी प्रोग्राम अगर आपको फॉलो करना है, ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोग्राम अगर आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रोग्राम का लिंक दिया गया है। मेरे बारे में भी जानकारी है। अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो उसके मन में अगर मान लीजिए कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है। ठीक है, चलिए। राजन राज, दीपिका, सौभाग्य, आकांक्षा, सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए अब हम लोग भगत सिंह को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भगत सिंह की मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक अजीब ही व्यक्तित्व था, है ना। जब 1907 में इनका जन्म हुआ तो ये छोटे ही थे। स्कूल के अपने टाइम में इन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। कहते नहीं है वो पैदा ही हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए। तो भगत सिंह बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व था। जब ये स्कूलिंग की बात आई तो ये अंग्रेजी मतलब जिस स्कूल को अंग्रेज फीड कर रहे थे उस स्कूल में भी ये पढ़ सकते थे। लेकिन अगर हम प्रारंभिक समय में देखें तो इनके जो माता पिता, चाचा वगैरह, अजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, वो इनके अंकल थे, है ना। तो इनके माता पिता वगैरह दयानंद सरस्वती जी का आपने नाम सुना होगा। तो दयानंद जी के ये बेहतरीन फॉलोवर थे और उन्होंने उन्हीं के स्कूल में दाखिला लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके विचारों का इनके प्रारंभिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा सा और बड़े हुए तो इनको किताबें पढ़ते ही थे तो इनको ये समझ में आने लगा कि एक्चुअल में भारत में चल क्या रहा है ना, एक्चुअल में भारत में चल क्या रहा है। तो भगत सिंह को ये समझने में देर नहीं लगी कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज भारत पर, सॉरी मैं वाइड से लिख देता हूँ, शायद आपको विजिबिलिटी अच्छी ना हो। जो अंग्रेज हैं वो भारत पर शासन कर रहे हैं और भारत को उन्होंने गुलाम बना रखा है। और प्रत्येक भारतीय का ये सपना है, प्रत्येक भारतीय जो है वो एक सपना देख रहा है और वो सपना है आजादी का। अब भगत सिंह, उस कम उम्र के भगत सिंह के मन में एक प्रश्न उठा कि हाउ टू गेट फ्रीडम, हम आजादी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बात समझना यहां पर, ये सब आपको भगत सिंह को लिखते समय बहुत बेहतरीन आपको लाइनें मिलेंगी। तो जब भगत सिंह ने ये देखा 10-12 साल की उम्र में कि हमें आजादी मिलेगी कैसे, तो उन्होंने भारत की जो उस समय की राजनीति थी उसको उन्होंने सबसे पहले रीड करना शुरू किया। जब उन्होंने भारत की आज़ादी को रीड करना शुरू किया तो उनको ये देखने में मिला कि यहाँ पर कुछ नेता हैं जो उदारवादी हैं। इनको आज़ादी तो चाहिए लेकिन पूरी तरह नहीं, डोमिनियन स्टेटस टाइप का आज़ादी इनको चाहिए। दूसरा इन्होंने देखा कि एक उग्रवादी विचारधारा है, एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा इनके सामने आई। तो उन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सेम चीज चाहते हैं लेकिन थोड़ा जल्दी। उदारवादी रिया के
अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो थोड़ा बौद्धिक रूप से प्रेशर डाल के चीज़ों को जल्दी कराना चाहते हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक तीसरी विचारधारा भी है भारत में आज़ादी को लेकर, और वो थी क्रांतिकारी। अच्छा, अब देखना, अब ये मत सोचो कि भगत सिंह पैदा ही क्रांतिकारी के रूप में हुए थे ना, ये विचारधारा गलत है। आप बात समझिए, भगत सिंह को 13 अप्रैल 1919 की घटना का मालूम चला। आपको भी पता है क्या हुआ था, जलियांवाला। जब भगत सिंह को जलियांवाला कांड के बारे में पता चला तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि चलो देख के आते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग खुशी, पल्लवी। बेटा जो भी आ गए हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, है ना, वीडियो को लाइक करते चलो। और कोई नया बच्चा हो चैनल पे, मुझे बार बार ना कहना पड़े, अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पैदल चल के जलियांवाला भगत सिंह गए। अब देखिए, एक बालक जो 1907 में पैदा हुआ, 1919 के जलियांवाला कांड के बाद वो उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो उस जलियांवाला बाग पर खड़े होकर भगत सिंह ने जब वहाँ का नज़ारा देखा तो उनके अंदर से जो भावनाएं पैदा हुई वो ये हुई कि ये हो क्या रहा है। हम आज़ादी के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। तो वहां से लौटने के बाद 1920 में उन्होंने देखा कि अच्छा मिस्टर गांधी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने गांधी जी के विचारों से वो थोड़ा सा प्रभावित हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से काम करने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि 1920-21 में हमें आज़ादी मिल जाएगी। गांधी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो, सत्य है, अहिंसा है, जो भी है, गांधी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 1920-21 में भगत सिंह नाचते थे, डांस करते थे कि हमें तो आज़ादी मिलने वाली है, हमें तो आज़ादी मिलने वाली है। और गांधी जी ने बोल भी दिया था कि 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा, यंग इंडिया के अपने पत्र में। और गांधी जी ने ये स्टेटमेंट भी जारी किया कि स्वराज की गंध इतनी बेहतरीन आ रही है, गंध यानी महक इतनी गजब आ रही है कि उससे मेरे नथुने फटे जा रहे हैं है ना। गांधी जी डायलॉग बाजी में तो बिल्कुल पीछे थे नहीं, वो तो महामानव थे, है ना। तो भगत सिंह गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने कांग्रेस और उनके गतिविधियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 1922 में 5 फरवरी को आपको पता है चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जब चौरी चौरा कांड हुआ, वहाँ पर एक अपना ही आंदोलन चल रहा था। वहाँ के लोकल लीडर थे जो लगातार आंदोलन कर रहे थे। और एक 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये हमारा भ्रम है कि स्वदेशी आंदोलन 1907 में ख़त्म हो गया, है ना। ये हमारा भ्रम है। वो 1905 का आंदोलन 1947 तक चला है, ठीक है। ये सब विचारधाराएं अपने मन में रखना और इन लाइनों को नोट जरूर करना, ठीक है। ये हमारा भ्रम था, क्योंकि थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री 1905 से 1947 तक हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है, हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया है, उनको जलाया है टाइम टाइम पे, रेगुलर इंटरवल में।
तो चौरी चौरा में भी यही था कि जो थाना था, जो पुलिस स्टेशन था, उसके आसपास जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें थीं, उन पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा थी और एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था जिसमें 22-24 पुलिसकर्मी थे, और एक गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया और गोली कांड हुआ। पहले कुछ लोग मारे गए, तो फिर लोग, भीड़ ने गुस्से में उस पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। और इधर समस्या क्या हो गई कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, आंदोलन समाप्त कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब भगत सिंह एकदम, उन्होंने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब पढ़ रखा था, तो उनके लिए तो चौरी चौरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भगत सिंह के दिमाग में। उन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है, ये तो होता ही है, जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत हिंसक घटनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन गांधी जी को आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। अब भगत सिंह के दिमाग में एक प्रश्न आया, भगत सिंह के दिमाग में प्रश्न ये आया कि देखो, अब कल को मान लो गांधी जी फिर आंदोलन करेंगे, तो जब आंदोलन सफल होने लगेगा तो मान लो भारत की जनता गांधी जी के शब्दों को फॉलो करेगी और सत्य और अहिंसा को एक्सेप्ट करके शांत रहेगी, तो हो सकता है कि अंग्रेज ही हिंसक गतिविधि कोई करा दें, तो पता लगा गांधी जी ने फिर वो आंदोलन वापस ले लेंगे, तो हमें आज़ादी फिर कब मिलेगी। तो वहां से भगत सिंह का गांधी जी के सत्य और अहिंसा से कह सकते हैं कि भ्रम टूटा। उन्होंने कहा गांधी जी का जो प्रोग्राम है ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्राम है, ये बहुत लंबा जाएगा, है ना, तो उनको ये समझ में आ गया। तो उसके बाद भगत सिंह जो हैं 1922 से 25 तक अगर हम देखें तो ये मोल्ड कर गए क्रांतिकारी विचारधारा में, क्योंकि इन्होंने लेनिन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, इन्होंने मार्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तो इनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर हमें स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम चाहिए तो वो हमें ब्लड बहाकर ही मिलेगा, रक्त बहाकर ही मिलेगा, जिसमें हमारा भी रक्त बहेगा और सामने वाले का भी रक्त बहेगा। क्योंकि विश्व में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भारत का एक अलग ही लेवल है। विश्व के सभी फ्रीडम स्ट्रगल में ब्लड इतनी बुरी तरह बहा है जिसकी कोई हद नहीं। वहीं भारत में सत्य और अहिंसा को लेकर गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भ्रम भी नहीं है। ये सच बात है कि हमें आज़ादी सत्य और अहिंसा की दम पे मिली है। खैर, तो भगत सिंह ने कहा कि भाई जब ब्लड बहाना है तो फिर ऐसे लोगों से मिलो जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। तो भगत सिंह ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढा तो मिल भी गए। कौन मिले? पंडित चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद एंड ग्रुप जो है वो भगत सिंह ज्वाइन कर लेते हैं। जब भगत सिंह इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस ग्रुप की जो विचारधारा थी तो वो चुटकियों में भारत से अंग्रेजों को भगाने की थी। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास संख्या भी कम थी और इनके पास संसाधन भी कम थे, लेकिन इनके पास जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी आत्मबल, मानसिक बल, वो सबसे बड़ा था। तो इस बीच जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं
इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने अक्टूबर 1924 में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप जानते ही हैं। इसकी स्थापना इन्होंने कानपुर में कर दी और ये एक बेहतरीन क्रांतिकारी संगठन इन्होंने बनाया चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। उस समय सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, इन 3 लोगों ने, ये 3 हीरोज थे जिन्होंने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी। भगत सिंह भी इस ग्रुप में थे। चूंकि भगत सिंह छोटे थे तो इस समय इनको तो कोई तवज्जो नहीं देता था। बड़े बड़े नाम ये थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। सान्याल की बंदी जीवन जो बुक थी वो बड़ी फेमस थी, लोग उसे फॉलो करते थे, बंदी जीवन को। उन्होंने हिंदी और गुरुमुखी दोनों में भाषाओं में उसे लिख रखा था, तो उसको रीडर बहुत मिल गए थे, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी थे ये लोग। तो उस समय भगत सिंह कहाँ, तो जब इसका गठन हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, सचिन नाथ सान्याल ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, तो कहें करें क्या, कहें आओ काकोरी लूटते हैं। काकोरी कांड करते हैं। कब, अगस्त 1925 में, आओ काकोरी कांड करते हैं। कहें काकोरी कांड में क्या है। काकोरी कांड में करना यह था कि ट्रेन में अंग्रेजों का सामान जा रहा था, आपको भी पता है ना। 8 डाउन ट्रेन थी। वो जो 8 डाउन ट्रेन थी, उस ट्रेन में मुद्दा ये था कि आर्म्स और एम्यूनिशन उससे जाना था और रुपया पैसा भी था उसमें। और लखनऊ सहारनपुर संभाग की वो ट्रेन थी और उस ट्रेन में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये थी इन लोग के लिए कि एक लखनऊ सहारनपुर के, लखनऊ से थोड़ा ही आगे काकोरी में के पास वो थोड़ा सा उनको मौका था, वो आराम से ट्रेन को लूट सकते थे। तो उन्होंने ऐसा किया भी और उन्होंने ट्रेन को लूटा भी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद अब समस्या ये हुई कि काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी जो हैं वो पकड़े गए और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों को फांसी दे दी गई। तो 2 बड़े नेता भगत सिंह के बगल से, जैसे ही भगत सिंह उनसे मिले वैसे ही वो चले गए। तो ये एक झटका भगत सिंह को लगा। लेकिन भगत सिंह वहीं से उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, भगत सिंह ने, कि देखो इन सब चीज़ों से भी लाभ नहीं मिलेगा, कि हमारे पास संसाधन है नहीं, जनबल हमारे पास है नहीं, हम करेंगे क्या। तो हमें बंदूक से ज़्यादा, चूंकि भगत सिंह ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रखा था, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रखा था, दुनिया भर के उन्होंने रेवोल्यूशन पढ़ रखे थे, तो उनको, उनके मस्तिष्क में ये क्लियर था कि हमें भारत की विचारधारा को बदलना है। अब यहाँ पर एक बात सुनना, बहुत ध्यान से बात सुनना। आपने सुना होगा कि भगत सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, कई बार एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है। उसमें भगत सिंह ने इतनी बेहतरीन बात कही, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। भगत सिंह ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। हालांकि वो भगवत गीता अपने पॉकेट में रखते थे, विवेकानंद जी की तस्वीर रखते थे। खैर, मैं नास्तिक हूं मैं, वो ये कहते हैं, उनका ये स्टेटमेंट था कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं असहाय लोगों को देखता हूं, जब मैं अत्याचार होते लोगों पर देखता हूं, तो मुझे बिलीव नहीं होता है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि कोई परम सत्ता है। दैट्स वाई आई डिनाई दैट होली वर्ल्ड। ईश्वर के संसार को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि धरती पर इतना अत्याचार हो रहा है। अगर ईश्वर होता तो वो इस अत्याचार को नहीं होने देता,
फिर वो कहते हैं मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उसमें भगत सिंह फिर कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि हम गुलाम हैं, हम इसलिए गुलाम नहीं हैं कि ईश्वर चाहता है, हम इसलिए गुलाम नहीं हैं कि ईश्वर चाहता है। बात ध्यान से सुनना, इस लाइन को नोट भी करना। हम इसलिए गुलाम नहीं हैं कि ईश्वर चाहता है। अंग्रेजों ने ईश्वर की दम पे हमको गुलाम बना के नहीं रखा है कि जीसस की दम पे हमको गुलाम बना के रखा है, या राम या रहीम के नाम पे हमें गुलाम बना के रखा है। नहीं, उन्होंने हमें ईश्वर के नाम पे गुलाम बना के नहीं रखा है, उन्होंने ताकत की दम पे हमें गुलाम बना के रखा है। और हम गुलाम इसलिए नहीं हैं कि हमें गुलामी पसंद है, हम गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हमें तरीका पता नहीं है कि गुलामी से आजादी कैसे मिलती है। हम अनभिज्ञ हैं, हमारे पास जानकारियों का अभाव है, हम इसलिए गुलाम हैं। तो काकोरी कांड के बाद भगत सिंह की जो बत्ती जली, उसमें उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से ज्यादा इस बात पर बल देने का प्रयास किया कि हम पहले तो भारतीयों को यह सिखाएं कि समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म ऑल अबाउट। और हमें भारतीयों को यह सिखाना है कि आजादी पाने के और भी रास्ते हैं, और अंग्रेज सर्वशक्तिमान नहीं है। हमें तो पहले भारतीयों को शिक्षित करना है कि गुलामी हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिलाई। गुलामी, हम आज गुलाम हैं, उसका कारण हम खुद हैं। वी आर द रीजन बीइंग स्लेव, वी आर द रीजन। अंग्रेज कारण नहीं है, उनके पास तो ताकत है तो वो हमें गुलाम बनाए। हम अपनी ताकत को इतना मजबूत कर लें कि अंग्रेजों को भागने पे मजबूर हो जाए। अब यहां पर दो विचारधाराएं। गांधी जी कह रहे थे कि सत्य और अहिंसा, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था कि भाई अंग्रेजी सामान को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब लगातार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अंग्रेज खोपड़ी पटक के भाग जाएंगे। ये गांधी जी की विचारधारा थी। भगत सिंह की यह थी कि सोशलिस्ट जो विचारधारा है उसके थ्रू हम आम जनता को चेतना जागृत करेंगे, और आम जनता जब मॉब, भीड़ अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देगी थप्पड़ मार मार के, चाहे वो विचारधारा का थप्पड़ हो चाहे हाथ का थप्पड़ हो, तो अंग्रेजों को डर आ जाएगा कि पूरे भारत में एक प्रकार से नॉलेजेबल इंडिया क्रिएट हो गया है, सबको ज्ञान हो गया है कि वो गुलाम हैं और उनका शोषण हो रहा है। इसीलिए भगत सिंह ने इतने सारे निबंध लिखे, इतने सारे लेख लिखे। अब तुमको समझ में आया मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही। आपको बताएं, जब भगत सिंह को फांसी लगने जा रही थी, अगला मुस्कुरा रहा था, है ना, और अगले की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर से रोटी ले आओ, है ना, मेरे घर से रोटी ले आओ, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। तो शायद उनको खाना मिल जाता, लेकिन चूंकि उनकी जो डेथ डेट डिसाइड की गई थी वो 24 मार्च थी, जो आपने फ्रंट पेज पे देखा, लेकिन उससे 12 घंटे पहले उनको शाम को 7:30 बजे 7 बजे फांसी दे दी गई, 12 घंटे पहले। तो चाह कर भी उन्होंने जिस व्यक्ति से कहा था खाना ले आओ, जो वो खाना लेने चला गया, जब वो लौट कर आया तो जेल के अंदर उसे नहीं आने दिया गया। एक मुस्लिम भाई था। तो कहने का मतलब कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई, और जब वो फांसी के फंदे के पास तीनों लोग पहुंचे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो मैं नास्तिक क्यों हूं इस बात से मैं रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इनसे कहा गया कि भैया अब तो ईश्वर को याद कर लो, अब तो तुम्हारा अंतिम समय है।
तो उन्होंने कहा कि अब तक मैंने ईश्वर को कभी नहीं याद किया, और इवन अत्याचारों को देखकर मैंने ईश्वर को बुरा भला भी कहा, और अगर मैं अंतिम समय में ईश्वर को याद कर लूंगा तो ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये तो अब मरने जा रहा है तो मुझे याद कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ईश्वर को याद नहीं करूंगा। ऐसा था मैं नास्तिक क्यों हूं का की विचारधारा। आइए आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं 1925 से। जब 1925 से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भगत सिंह एक काम ये करते हैं, चूंकि मैंने बोला कि अब ये सोशलिस्ट विचारधारा को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया, तो इन्होंने क्या किया, HRA में S जोड़ दिया। अब वो HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ध्यान से सुनना, अब तुम्हें समझ में आया कि ये सोशलिस्ट क्यों हुआ। बहुत अच्छे से समझाया है भाई साहब, है ना। लाइक तो बनता है, प्लीज़ आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में लाइक कर दो जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है ना। तो थोड़ा सा मेरा भी, मुझे भी, देखो एक दूसरे को मोटिवेट करना ही तो हम लोग का काम है ना। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप भी मुझे मोटिवेट करिए कि मैं और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं आपके सामने, है ना। बात सही है ना, तो लाइक कर देना, है ना। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको 80 लाइक्स का टारगेट है। 80 लाइक्स, मेरे प्यारे बच्चे मुझे नाराज नहीं करेंगे, है ना। 80 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। चलो अच्छा, आओ मुद्दे पे। HSRA बना 8 दिसंबर 1928 को। अब देखना, अब यहाँ पे बेटा सब काम छोड़ के ध्यान से सुनो मेरी बात। HRA और HSRA में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। HRA और HSRA में डिफरेंस नोट कर लेना, इस डिफरेंस को। HRA और HSRA में डिफरेंस ये था मेरे प्यारे बच्चों कि HRA का काम था कट्टा बंदूक और हत्याएं, प्योर क्रांतिकारी कार्य, और HSRA का काम था बौद्धिक रूप से भारत की जनता को मजबूत करना, ना कि क्रांतिकारी या आतंकवादी रूप से। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ना कुछ कमेंट करते रहा करो, यस नो, जो भी आपको, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहा करो। शांत बैठने का नहीं, है ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, और अगर मैं कमेंट कहता हूं तो करने का, ठीक है। तो कमेंट लगातार करते रहा करो, है ना। तो HSRA और HRA में आपको अंतर समझ में आ गया। अच्छा, ये जो HSRA बना तो इसको आज़ाद ने बनाया, आज़ाद लीडर थे, या मान के चलो कि आज़ाद गुरु थे भगत सिंह के, है ना। क्रांतिकारी गुरु, है ना, गुरु भाई, गुरु थे, और बाकी सब इनके गुरु भाई थे, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त। तो आज़ाद ने इसको, फिरोज शाह कोटला आप जानते ही हैं, आजकल तो क्रिकेट मैच होता है, फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई, है ना। और ये तो आपको पता ही है, दिल्ली में। हाँ, कुछ ना कुछ बेटा कमेंट करते रहा करो। थैंक यू बेटा राकेश, थैंक यू राकेश, अंजना और सुदीप्ता। जब मैं एक्चुअली मेरे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी टूटी है तो मैं समझ नहीं पा रहा था। राजन राज, अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब HSRA बना तो इसने क्रांतिकारी काम करने शुरू किए, और क्रांति प्लस बौद्धिक कह सकते हैं, बौद्धिक प्रचार, आज़ादी का प्रचार, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, बम हमें बनाने की जो कला है इसे हमें फेमस करना है अपने क्रांतिकारी भाइयों में। तो बम बनाने की कला के चलते एक आपने नाम सुना होगा, भगवती चरण वोहरा, है ना। इन्हीं की पत्नी थी जब सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता भाग रहे थे, तो इन्हीं की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर, और पगड़ी बगड़ी और सब अपना पूरा डिज़ाइन अपना अंग्रेजी बनाकर
और उनको अपने बगल में लेकर बढ़िया कलकत्ता भागने में सफल हो गए थे भगत सिंह, है ना। ये भगवती चरण बोरा की ही पत्नी थी वो। इन्होंने एक बुक लिखी, द साइकोलॉजी नहीं, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, ये इन्होंने बुक लिखी भगवती चरण बोहरा ने, है ना। अच्छा, इसके पैरेलल हुआ क्या कि नवंबर में एक बड़ी घटना घटी, नवंबर 1928 में, ये आपको पता ही होगा। नवंबर 1928 में क्या हुआ था कि जो हमारे बढ़िया कह सकते हो कि गांधीवादी नेता थे, जो सत्य और अहिंसा को फॉलो करते थे। भगत सिंह उस विचारधारा के विरोधी नहीं थे, है ना। उन्होंने गांधी जी या उनके आंदोलन या उनके विचारधारा का कभी विरोध नहीं किया, है ना। वो ये कहते थे कि वो अपना एक अलग टर्म है, हमारी विचारधारा अपनी अलग है ना। तो चूंकि साइमन कमीशन आया, उसमें 7 अंग्रेज थे, तो उसका विरोध हुआ। तो लाला लाजपत राय ने भगत सिंह से कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करने जा रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाने जा रहे हैं लाहौर में ये भी थे। तो इनसे कहा कि तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कोई हिंसक गतिविधि को अंजाम मत देना, क्योंकि आपको भी पता है कि गांधी जी को ये सब पसंद नहीं है। तो भगत सिंह ने कहा हाँ ओके डन, कोई बात नहीं, आप लोग साइमन गो बैक के नारे लगाइए, मैं भी आपके साथ साइमन गो बैक के नारों में मैं भी चलता हूँ, उसमें क्या है। तो जो लाला लाजपत राय थे, तो उनको जब पीटा गया तो उनको बैक टू बैक कई बार उनके सिर पर प्रहार किया गया, सिर पर, कंधे पर। तो लाला लाजपत राय काफ़ी चोटिल हो गए और फिर हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गए। भगत सिंह उनसे मिलने गए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लाला जी नवंबर 1928 में वो नहीं रहे। जब लाला जी नहीं रहे तो भगत सिंह को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अब हम बदला लेंगे, 100 की सीधी बात, लाला जी की मृत्यु का हम बदला लेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने बदला लिया, है ना। कब? 17 दिसंबर 1928। भैया, पेड़ के पीछे भगत सिंह एंड कंपनी छुप गई बंदूकें लेके। अब इंतजार हो रहा था, तो मोटरसाइकिल से वो आता है सैंडर्स, उसका रीडर उसके साथ था। तो भगत सिंह की टीम से एक आदमी निकल के सैंडर्स को गोली मार देता है। इतने में भगत सिंह आते हैं जल्दी से दौड़ के और 2-3 गोलियां भगत सिंह भी मार देते हैं, और इसके लिए कि कंफर्मेशन के मार दिया, है ना। मतलब अधूरा काम नहीं, है ना, क्योंकि अधूरे काम के लिए क्रांतिकारी बहुत बदनाम थे। तो भगत सिंह ने वो काम पूरा किया। जो उनका चरण सिंह, जो उनका रीडर था, उसने इन लोग का पीछा किया। तो भगत सिंह ने कहा तू भाग जा, तुझे नहीं मानना है, तू भाग जा। अब चूंकि वो अंग्रेजी गुलामी, मानसिक गुलामी वाला पुलिस का कर्मचारी था, तो उसने थोड़ा सा अंग्रेजों का नमक खाया था, तो उसने अपोज किया। तो मजबूरी में उसको भी गोली मारनी पड़ी, नहीं तो फिर पकड़ा जाते। तो वहाँ से वो भाग गए। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, जयगोपाल, इन सब ने इसको घटना को अंजाम दिया। जब इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद भगत सिंह को लगा कि हम 2-4, और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार किया इस बात का कि लाला जी की
हत्या का हमने बदला ले लिया है और सैंडर्स को हमने मार दिया है ना। वाइट पेपर पे लाल रंग से इसको लिख के उन्होंने पूरे लाहौर में चिपकाया दीवार दीवार पर। उसी के बाद उन्होंने अपना जो हुलिया है वो बदला और भगवती चरण वोहरा की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर ट्रेन से फिर वो कलकत्ता वाली ट्रेन से निकली। लेकिन फिर लाहौर आना था, ये फिर लाहौर आए। अब इन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा जो है, इसमें बहस चल रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट इन बिल पर बहस चल रही थी। अच्छा, उसमें इस समय तक 1928 तक आते आते उसमें भारतीय भी शामिल थे। तो जब इस पर बहस चल रही थी तो इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि इसमें जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, है ना, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार जो हैं उनका हनन हो रहा था और इसी हनन का विरोध कर रहे थे भगत सिंह। भगत सिंह कह रहे थे कि ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, ये गलत है, खराब है, इसको नहीं होना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, भारत हमारा है, आप हमारे मौलिक अधिकारों को कैसे छीन सकते हैं? हड़ताल पर जाना ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप कह रहे हो हड़ताल पर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के जब नियम कानून अंग्रेज सामने रख रहे थे तो भगत सिंह लगातार अंग्रेजों से बहस कर रहे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा था। भगत सिंह ने खूब सारे पत्र पत्रिकाओं में और पैम्फलेट वगैरह खूब बांटे कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को का हम अपोज करते हैं। अंग्रेजों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। तो फिर उसका अंतिम इलाज 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सोचा। अब भगत सिंह ने यह सोचा कि चलो बम फेंकें। अच्छा, बम फेंकने का उनका जो आइडिया था वो कहाँ से आया? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, है ना। लो इंटेंसिटी बम बनाया गया, वहाँ भी बनाया गया था, वहाँ भी सदन में फेंका गया था बम। तो भगत सिंह ने वहाँ से कॉपी किया वो आइडिया और उसको यहाँ पेस्ट कर दिया इंडिया में। तो केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को, तो वो लो इंटेंसिटी बम था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि बम फेंकने के समय वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों बम फेंकने वाले लोगों में शामिल थे। अच्छा, हुआ क्या कि जब इन्होंने बम फेंका तो उसमें एक उन्होंने पर्चा उसमें लगाया कि अंग्रेजी बहरे अंग्रेजों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। ये उन्होंने अनाउंस किया, अंग्रेजों को बताने का प्रयास किया कि आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, हम भी तो भारतीय हैं। अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा हमने बम फेंक दिया। अच्छा, अंग्रेजों ने इसको, अच्छा, सैंडर्स हत्याकांड से अंग्रेज भरे तो बैठे थे भगत सिंह को लेकर। अच्छा, इधर क्या था कि जब भगत सिंह ने बोला कि मैं बम फेंकूंगा तो आजाद एकदम बौखला गए, कहे अरे तुम बम फेंकोगे, अंग्रेज तुम्हें गोली मार देंगे, और अगर मान लो उन्होंने गोली नहीं मारी तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और फांसी दे देंगे, तुम खत्म। भगत सिंह ने कहा मैं यही चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, 23 साल के हो। तो भगत सिंह ने कहा कि देखिए, जनता के बीच एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है, जनता के बीच में एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी और हम सबके लिए जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं। वो नेगेटिव इंप्रेशन ये जा रहा है कि अंग्रेज ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं
क्रांतिकारी हैं, ये भारत के लोगों को भी मार रहे हैं अपने एक्शंस में। ये जो एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट में भारत की जनता भी मारी जा रही है। तो अंग्रेज हमारी बैड पब्लिसिटी कर रहे हैं। अगर मैं बम फेंक के भाग गया तो ये जो अंग्रेज बैड पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसको और बल मिलेगा, वो हमारे बारे में और नेगेटिव लिखेंगे अंग्रेज। तो कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो 8 अप्रैल को बम फेंकते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है इसको एक नारे के रूप में फेमस करते हैं भगत सिंह। अब देखो, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, शांति से बैठे हो, कह रहे हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकत करते रहा करो, हैं? अच्छा, चलो लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? अच्छा, जब ये घटना घटी तो फिर ये हुआ कि एक लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और उसमें लगभग जितने भी लाइमलाइट में या रोशनी में जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, उन सबको उनकी धरपकड़ की गई। 20 क्रांतिकारी जेल में डाल दिए गए। और अच्छा, अब देखना कि भगत सिंह जेल में पहुंचे, समझना, अब भगत सिंह जेल में, ध्यान से सुनना। अब अगला जब जेल में पहुंचा तो यहां से तो अगला मजबूत था ही। अब जेल में जब अगला पहुंचा तो जेल के जो कमरे थे वो छोटे थे, हवादार नहीं थे, भोजन सही नहीं था, समझना। बाकी सब जितने कैदी थे उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब भगत सिंह अंदर पहुंचे जेल में तो उनको ये सब कमियां दिखने लगी। कमरे छोटे, हवादार नहीं, और भोजन सही नहीं था, है ना, और एक कमरा, है ना, और उसमें कैदी ज़्यादा। एक प्रॉब्लम ये थी। अब भगत सिंह ने जेल के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज परेशान कि इसको जेल के बाहर रखो तब भी नाक में दम किए है, और जेल के अंदर रखो ये तब भी नाक में दम किए है, इसका करें क्या? अच्छा, जेल के अंदर से भाई साहब, जेल के अंदर में प्रवचन चल रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह को ये पता है कि मैं निपटा दिया जाऊंगा आज नहीं तो कल। लेकिन ये जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे विचारों को सुन रहे हैं, ये जब कल को बाहर जाएंगे तो ये मेरे विचारों को फैलाएंगे। तो भगत सिंह इस बात को अच्छे से समझते थे कि हमें फांसी होगी, हमें मार दिया जाएगा, अंग्रेज हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे गांधी जी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। अरे अगर गांधी जी इतनी ही पावर में होते तो हमें आज़ादी ही ना मिल जाती। अंग्रेज गांधी जी को सुनते और समझते नहीं थे ऑन पेपर। वैसे तो उन्हें पता था कि गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
लेकिन गांधी जी को तवज्जो नहीं देते थे जानबूझ के, क्योंकि अगर हमने इसको इंपॉर्टेंस दे दी तो इसको भी लगने लगेगा कि ये जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है। तो गांधी जी ने भगत सिंह की बात कही कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो उस समय कहा गया गांधी जी से, वायसराय जो भारत सचिव टाइप के लोग थे, उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी ने कहा कि भगत सिंह की जो फांसी है उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो, इतना तो कर सकते हो तुम लोग। जब 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखी थी, तो गांधी जी के पास यह मैसेज पहुंचाया गया कि भारत का कोई भी अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, भगत सिंह की सजा को लेकर जिम्मेदार नहीं है। भगत सिंह के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसे 2 साल की कैद हुई, उसे फांसी होनी है, ऑल डिसाइड इन यूके, सब कुछ यूके से डिसाइड हो रहा है, तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो बेटा आज के बाद से गांधी जी को क्रिटिसाइज करना इस मुद्दे पे बंद कर देना, है ना, कि भगत सिंह की फांसी वो चाहते तो रोक सकते थे, है ना। 1930, 31, 32 में तो अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर कि जेल में जब भगत सिंह थे तो 2 साल की जेल हुई थी, तो 29 में 30, 31, तो 24 मार्च को इनको सुबह फांसी देनी थी, लेकिन फिर वो 23 मार्च को उसे बदल दिया गया और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सज़ा होनी थी। अब देखो, फांसी की सज़ा होनी है और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अच्छा एकदम से डिसाइड हुआ, क्योंकि अगर ऑन टाइम जो माहौल जेल के बाहर था वो तो बड़ा क्रांतिकारी था। अच्छा, चौरी चौरा जैसे कांड हो ही चुके थे, तो अंग्रेजों को भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जो डेट और टाइम हमने डिसाइड कर रखा है भगत सिंह का, उसके पहले ही जेल तोड़ के लोग अंदर आ जाएं, तो उससे पहले ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दो, क्योंकि फांसी होने वाली है, ये खबर ज्यादा घातक है। फांसी दे दी गई, ये कम घातक है, बात समझो। तो 12 घंटे पहले एकदम से डिसाइड हुआ, शाम को 6 बजे इन लोग से कहा गया नहा लो, अंतिम स्नान कर लो। भगत सिंह मुस्कुरा रहे, लेनिन की किताब पढ़ रहे, कहने लगे एक इच्छा मेरी पूरी कर दो कि मुझे ये बुक पूरी पढ़ लेने दो। चूंकि अब सब कुछ अंग्रेजों ने डिसाइड कर रखा था, तो उनको पूरी बुक नहीं पढ़ने दी गई, 20 से ही उनको ले गए। जेल में जो और कैदी थे, जैसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को उन कैदियों के पास से हटाया गया, तो कैदी समझ गए कि अब शायद हम भगत सिंह से कभी नहीं मिल पाएंगे। सबको लग गया कि अब एक महान क्रांतिकारी, एक महान मां भारती का लड़का जा रहा है हम सबको छोड़ के। एक सन्नाटा सा खिंच गया जेल में। इन तीनों लोगों ने नहाया और इनको जहां फांसी दी जानी थी वहां ले जाया गया। तीनों मुस्कुरा रहे थे, मां भारती के लाल तीनों मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेज परेशान थे
कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत दिल से जुड़ा है, प्रत्येक भारतीय के। तो नो डाउट हमें इससे ऊपर होकर सोचना है, डिप्लोमेटिक रहना है, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं, प्लस आपको भावनाओं पे नियंत्रण। हालांकि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उस समय ये उत्तर पॉजिटिव होता है कि मैं भावनात्मक व्यक्ति हूँ, है ना, क्योंकि भावना शून्य व्यक्ति का फिर इस धरती पे कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि फिर भावना शून्य व्यक्ति अच्छा कार्य तो नहीं कर सकता। यस और नो? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया जाता है। उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पैर आप बांध सकते हैं, हमारे हाथ और जो मुंह पे कपड़ा डाला जाता है, हाथ और मुंह पे कपड़ा ना डाला जाए। क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो आप पूरा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो, हाथ और पैर तो हम नहीं खोल सकते, क्योंकि उससे आप कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे फांसी डिस्टर्ब हो सकती है। भाई पैर खोल देंगे तो हो सकता है कि रक्षा के लिए आप पैर फैला लो और जो पटरा हटाया जाता है उस पटरे पे आप पैर रख लो, है ना। हाथ खोल दे तो पता लगा ऊपर डंडा पकड़ लो या रस्सी पकड़ लो। तो उन्होंने कहा हाथ पैर तो नहीं खोल सकते, हाँ जो मुंह पे कपड़ा डाला जाना है वो हम नहीं डालेंगे आपके कहने पे। तीनों लोग खड़े होते हैं, भगत सिंह बीच में रहते हैं। तो जिस जल्लाद को बुलाया गया था उसने पूछा कि आप में से पहले कौन? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव में से सुखदेव कहते हैं पहले मैं। तो उसने एक एक करके तीनों को फांसी दी और इस तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो अमर शहीद, ये भगत सिंह की छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो अनअकैडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट चैनल है इसमें डेली बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोस डाले जाते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हों, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड हों। अभी एक आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है आर.एस. शर्मा का, एंशिएंट हिस्ट्री का, मैम शुरू कर रही हैं, बहुत अच्छा रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। लगातार आपके करंट अफेयर्स के वीडियो पढ़ ही रहे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से फॉलो करिए। तो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना मेरे प्यारे भाइयों। और हाँ, आज शाम को हम लोग एक बेहतरीन माँ भारती की पुत्री सरोजनी नायडू को हम लोग चर्चा में लाने वाले हैं। तो शाम 5 बजे सरोजनी नायडू को हम लोग पढ़ेंगे। तो मोस्ट वेलकम, आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए। और सरोजनी नायडू और उनकी जो गिविंग्स रही हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो आपको सरोजनी नायडू और अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। मिलते हैं 5 बजे इसी चैनल पर सरोजनी नायडू जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। थैंक यू।